नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद चौंकाने वाली इन्वेस्टिगेशन को डीकोड करने वाले हैं। हाल ही में ध्रुव राठी की पश्चिम बंगाल चुनाव और वहां के वोटर लिस्ट को लेकर जो विस्तृत रिपोर्ट आई है, आज हम उसी की बात करेंगे। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के सिर्फ और सिर्फ तथ्यों के आधार पर इस पूरे मामले को समझना। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं। 91 लाख, जी हां, 9.1 मिलियन। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये उन वोटरों का आंकड़ा है जिनके नाम कथित तौर पर पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं। मतलब इतनी बड़ी संख्या, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये आंकड़ा इतना विशाल है कि किसी भी चुनाव के पूरे नतीजे को पलटने की ताकत रखता है। इस पूरे मुद्दे की तह तक जाने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटेंगे। पहला, गायब वोटरों का विवाद। दूसरा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया। तीसरा, सॉफ्टवेयर और व्हाट्सएप वाले दावे। चौथा, डेटा पैटर्न का विश्लेषण। और अंत में, अपना वोटर रजिस्ट्रेशन स्टेटस कैसे चेक करें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस गायब वोटर विवाद की और समझते हैं कि इन आरोपों का पैमाना आखिर कितना बड़ा है। सोर्स रिपोर्ट के मुताबिक वोटर लिस्ट से नामों के इस कथित मास डिलीशन ने पश्चिम बंगाल में सचमुच अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है। सोचिए, ये सिर्फ कुछ हजार लोगों की बात नहीं है, ये लाखों नागरिकों के सबसे बुनियादी अधिकार यानी वोट देने के अधिकार पर एक बहुत बड़ा संकट है। रिपोर्ट साफ तौर पर इशारा करती है कि इस अचानक हुए बदलाव से ऐसा भ्रम फैला जिसने पूरी चुनाव प्रक्रिया की स्थिरता पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया। यही वो मूल कारण है जहां से ये सब शुरू हुआ। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे SIR भी कहते हैं, असल में पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग की तरफ से शुरू की गई एक प्रक्रिया थी। जांच के दस्तावेज बताते हैं कि यही वो आधिकारिक प्रोग्राम था जिसे इन सभी वोटर डिलीशंस का मुख्य कारण माना जा रहा है। वैसे तो ये प्रक्रिया वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए लाई गई थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का दावा है कि सारी गड़बड़ी और विवाद की जड़ यही बनी। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे अहम हिस्से की, सॉफ्टवेयर और व्हाट्सएप से जुड़े दावे। चलिए देखते हैं कि सिस्टम में कथित तौर पर क्या खामियां बताई गई हैं। अब देखिए, जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि जांच में कुछ बेहद गंभीर और स्पेसिफिक दावे किए गए हैं। पहला बड़ा दावा यह है कि सरकारी आदेशों की जगह कथित तौर पर अनौपचारिक व्हाट्सएप मैसेजेस का इस्तेमाल किया गया। दूसरा, ये कहा गया है कि जो वोटर डेटा था उसे जानबूझकर ऐसा उलझा दिया गया कि उसका विश्लेषण करना लगभग नामुमकिन हो जाए। और तीसरा, जब भी इन उपलब्ध आंकड़ों को खंगाला जाता है तो नाम हटाने का एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाला पैटर्न नजर आता है। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही पावरफुल लाइन कही गई है, कैसे एक सॉफ्टवेयर जिसका कभी परीक्षण नहीं किया गया उसने तय किया कि कौन भारतीय है और कौन नहीं। जरा सोचिए, ये कितना गंभीर दावा है। नागरिकता और वोट का अधिकार किसी भी लोकतंत्र की नींव होते हैं। रिपोर्ट ये सवाल उठाती है कि बिना किसी प्रॉपर टेस्टिंग के किसी डिजिटल सॉफ्टवेयर को इतनी बड़ी ताकत कैसे दी जा सकती है। ये पूरी व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। इसके बाद हम आते हैं चौथे हिस्से पर, डेटा पैटर्न का विश्लेषण और उसका स्वतंत्र रूप से सत्यापन। जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है कि आधिकारिक डेटा को समझना बहुत मुश्किल बना दिया गया था। तो ऐसे में हुआ क्या? स्वतंत्र संस्थाओं ने आगे आकर कमान संभाली। जब ऑफिशियल लेवल पर डेटा ब्लॉकआउट होता है तो अक्सर स्वतंत्र जांचकर्ता उस खालीपन को भरते हैं। इसी कड़ी में ऑल्ट न्यूज ने सस्पेक्टेड वोटर डेटाबेस के नाम से एक लिस्ट तैयार की और उसे पब्लिक के लिए उपलब्ध कराया ताकि लोगों तक पारदर्शी जानकारी पहुंच सके। और अब हमारा पांचवा और आखिरी हिस्सा, वोटर स्टेटस चेक करना, यानी अब क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जो लोग इस पूरी स्थिति से प्रभावित हैं उनके लिए रिपोर्ट में कुछ बहुत ही स्पष्ट कदम बताए गए हैं। पहला कदम, इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल इलेक्टोरल सर्च पोर्टल पर जाकर नाम चेक करना। दूसरा कदम, ऑल्ट न्यूज के सस्पेक्टेड वोटर डेटाबेस में जानकारी खोजना। और तीसरा कदम, अगर नाम हटा दिया गया है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नेटवर्क के जरिए आधिकारिक अपील फाइल करना। ये वो प्रैक्टिकल और जरूरी चीजें हैं जो कोई भी कर सकता है। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। अगर बिना परीक्षण किया गया सॉफ्टवेयर और व्हाट्सएप जैसी अनौपचारिक मैसेजिंग किसी चुनाव की नींव को हिला सकते हैं, तो भविष्य का डिजिटल चुनावी ढांचा लोकतांत्रिक पारदर्शिता की गारंटी कैसे देगा? ये वाकई गंभीरता से सोचने वाली बात है। किसी भी राजनीतिक पक्ष से अलग हटकर सोचें तो ये सवाल सीधे सीधे चुनावी अखंडता और हमारे लोकतांत्रिक ढांचे पर आकर टिकता है। चुनावी प्रक्रियाओं में तकनीक का इस्तेमाल हमेशा जिम्मेदारी और पूरी पारदर्शिता के साथ होना ही चाहिए,
है ना?